दोस्तों तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के पहले हम लोग क्या किए हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड चला था। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इस काल को वैदिक काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वैदिक काल इस कालखंड को क्यों कहा गया, क्योंकि इसी कालखंड में क्या है कि वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई है? इसी कालखंड में वेदों की रचना हुई है, इसलिए इस कालखंड को हम लोग कहते हैं वैदिक काल। क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। अब वेदों की रचना करने वाले कौन थे? आर्य थे। वेदों की रचना करने वाले कौन थे? आर्य थे। ये आर्य जो है भारत के मूल निवासी नहीं थे। आर्य जो है भारत के मूल निवासी नहीं थे, अपितु ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए थे आर्य? आर्य जो है भारत के मूल निवासी नहीं थे, अपितु ये क्या है? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया कहां पर पड़ेगा? भारत के ऊपर उधर कहां है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपरा वाला जो एरिया है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जितने तान वाले हैं ये सब कहां आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं। कहां पर आते हैं? मध्य एशिया में। यहीं से आए थे आपके क्या है? आर्य। कौन आए थे? आर्य। आर्य जब ये लोग आए थे तो क्या है कि ये लोग प्योर संस्कृत बोलते थे, एकदम विद्वान। उस समय जो है संस्कृत को क्या है? भगवान की भाषा मानी जाती थी, यानी कि गॉड की भाषा मानी जाती थी। इसीलिए आर्य लोग अपने आप को पूरा क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को पूरा एकदम विद्वान समझते थे। और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए उन्हें क्या कहते थे? आर्य लोग नीच कहते थे। क्या कहते थे? नीच कहते थे या अनार्य कहते थे। नीच कहते थे या अनार्य कहते थे। अब भाई देखो, कहीं पर गए हो, आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, अगर आपकी बात को समझने वाला कोई नहीं है ना, तो वहां पर आपका विद्वान होना व्यर्थ है। तो इसीलिए आर्यों ने क्या किया? आर्यों ने सोचा कि इन लोगों को क्या करते हैं, चलिए अब संस्कृत सिखाते हैं। इन लोगों को क्या करते हैं? अब संस्कृत सिखाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? आर्यों ने इन्हें क्या संस्कृत सिखाने की बेड़ा ठानी। अब देखिए, अब जब आर्यों ने क्या किया, भारत के मूल निवासियों को संस्कृत भाषा सिखाने के लिए सोचे, तो संस्कृत भाषा सिखाने के लिए भारत एक तो विशालतम देश है। जब भारत विशालतम देश है तो इसको कोई एक बंदा तो अकेले सिखा नहीं सकता है, और जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक काम भी नहीं चलेगा। उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, उनके आइडिया को समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दक्षिण भारत में, कहाँ पर? दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने क्या किया कि भाषा का प्रचार प्रसार किया। दक्षिण भारत के लोगों को कौन संस्कृत सिखाने का प्रयास किया? अगस्त ऋषि ने। किसने किया? अगस्त ऋषि ने। जब उत्तर भारत की बात आई तो उत्तर भारत के राजा थे कौन? उत्तर भारत के आपके राजा थे राजा विदेह। कौन थे राजा? उत्तर भारत के राजा थे राजा विदेह। राजा विदेह के ही क्या थे? एक पंडित जी थे, यानी कि जो उनका सदिया दिया कराए रहे, हर कमवा राज्याभिषेक जे कराया। पहले के जमाने में क्या राजा के क्या होते थे? राजाओं के भी पंडित होते थे जो अपने पर्सनल कामों के लिए रखते थे। जैसे परिवार में कोई काम कराना है, जो भी कुछ करना था उसके लिए स्पेशल पंडित रखते थे, पूरा महाविद्वान पंडित रखते थे। कैसा? तो उनके पंडित थे राजा विदेह के। कौन से राजा थे? राजा विदेह। राजा विदेह के पंडित जी का क्या नाम था? तो राजा विदेह जी के पंडित का नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। गौतम राहुगढ़। एक गौतम राहुगढ़ ने क्या किया कि बेड़ा उठाया कि हम उत्तर भारत के क्या है, उत्तर भारत के लोगों को पूरा का पूरा क्या करेंगे? संस्कृत सिखा देंगे, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। जिम्मेवारी तो भाई ले लिए। अब वहां से चले, यहाँ से चले, पूरा पंजाब हरियाणा सब कुछ ये सब सिखाते हुए चल रहे थे। परंतु इसके पीछे एक और कारण था भाई। अगर किसी को कोई नई चीज सिखाओगे तो सीखने का कोई कारण तो भी होना चाहिए। अगर मान लो हम ही आपको अगर कह दें, हम आपको कह दें कि क्या है कि इजराइल की भाषा हम आपको सिखा रहे हैं। इजराइल की भाषा क्या है? हिब्रू। इजराइल की भाषा कौन सी है? हिब्रू। अगर इजराइल की भाषा हम कह दें आपको हिब्रू सिखा रहे हैं, तो क्या आप सीखेंगे? का
कहेंगे इसका कोई मतलब है नहीं, जब इसकी जरूरत है नहीं तो हम सीख के क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आदमी चाहता वही चीज है जो उसके लिए या तो मजबूरी हो या तो जरूरत हो। अगर कहीं पर कह दिया जाए चलिए हम आपको स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश में कराते हैं, एकदम आइए एकदम फ्री, तो क्या करेंगे आप? अपने तो ये करेंगे 4 ठो और ले आएंगे, 4 ठो क्या करेंगे और लेके आएंगे, चलो स्पीकिंग करेंगे, वी विल स्पीक, हम लोग करेंगे क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे आराम से पूरा इंग्लिश बोलेंगे, झाड़ेंगे, कहीं पर देखेंगे थोड़ा मोड़ा कोई इंग्लिश बोल रहा हाउ आर यू तो तुरंत आई एम फाइन एंड हाउ आर यू टेल मी व्हाट अबाउट यू, सब कुछ क्या करेंगे, लगेंगे एकदम पूरा इंग्लिश में बात करने की, सबकी शौक होती है। तो इसी प्रकार क्या है कि वही आदमी वही काम करता है जिस काम की जरूरत होती है, जिस काम की महत्व होता है, ठीक है। तो गौतम राहुगढ़ के बातों को कोई नहीं मानेगा, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय के काम क्या है, इनको संस्कृत के विद्वान तो थे ही, संस्कृत के क्या थे, विद्वान थे और मंत्र उन्त्र जानते थे। जैसे देख लीजिए रामायण में महाभारत में क्या है कि तिरिया धनुष वाधाई को मारे और क्या करते थे, मंत्रवा पढ़ के धक मारे, तुरंत क्या करे, नदिया पत्थर बन जो या हाई हो जाओ जो कहते थे हो जाता था। भाई वो शब्दों की लड़ाई थी, मंत्र की लड़ाई थी। पर उसी प्रकार एक गौतम राहुगढ़ ने क्या किया कि ऐसा मंत्र उज्ज्वलित करके, ऐसा मंत्र बोल के अपने मुख में अग्नि प्रवेश कर दिए, क्या उनकी धधकती हुई अग्नि उनके मुंह में आने लगी। जब यहाँ से ये चलते गए तो प्रत्येक लोग क्या करते थे, इनसे इम्प्रेस होते थे कि हाँ अरे संस्कृत में इतना बड़ा वो है, इतना बड़ा वो है कि हम पूरा विद्वान बन जाए, संस्कृत कई का करब हम पूरा चमत्कार दिखाई राय की पूरा एकदम का कर सके दिखाई, पूरा हीरो बन जाए, पूरा का करब हीरो बन जाए। परंतु ये जा रहे थे, जाते जाते यहाँ पर क्या है, पाटलिपुत्रा में एक नदी है, उसी नदिया कोई देखबे नहीं कि अंधेरा का समय था, पूरा एकदम कर जाता, अरे हमसे तो लोग पूरा प्रभावित होता हैं, लगा थे एकदम पूरा सिखा ले जौन बेड़ा उठौले ला एकदम पूरा पार हो जाई, ठीक है। तो ये का किए पूरा देखत ना हमें समझ में ना रही है, पूरा एकदम सोचत जात हमें अग्नि लेत हमें, अग्नि को कर ई महत्व रहा कि अगर एक बार बुत जाई ने तो पुनः उबरी ना है। तो का भैया कि जात रहने ही नदी में गिर गए ने, पाटलिपुत्र के नदी में क्या हुए, गिर गए, और गिरे तो इनकी अगिए बुता गई। जब अगिया बुता गई, की मुखाग्नि जब बुता गई, तब से यहीं पर श्राप देकर चले आए कि यहाँ के पाटलिपुत्रा के जो लोग हैं ये अछूत हैं। क्या है ये, अछूतों की धरती कह दिए इसको, भाई हम नहीं कह रहे हैं, ये कहे थे गौतम राहुगढ़, हमको मत कहिएगा। गौतम राहुगढ़ क्या किए, इसको अछूतों की धरती कह दी, ठीक है। परंतु यहाँ के कुछ भारत के कुछ ऐसे भी राजा थे जो आर्यों से क्या है एकदम नाराज रहते थे, आर्यों की बात नहीं सुनना चाहते थे, और वो क्या करते थे, आसपास के कई राजा यानी कि 8-10 राजा मिलकर क्या किए कि 10 राज युद्ध की घोषणा कर दिए। किसकी, 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध किससे करना चाहते थे, आर्यों को भगाना चाहते थे, इसलिए 10 राज युद्ध की घोषणा किए। जब 10 राज युद्ध की घोषणा किए तो आर्य भी तो मजबूते थे, आर्यों का कबीला हुआ करता था, कबीला मतलब सेना हुआ करती थी, सेना में से जो अच्छे प्रशिक्षित लोग थे, जो पूरा एकदम तीरंदाजी करना बहुत भली भात से जानते थे, तलवार जो एकदम स्पेशलिस्ट था उसका तलवार का, या जो जिस माध्यम में जो जिस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट था, उनको मिलाकर एक कबीला बनाया जाता था। तो आर्यों का एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। क्या नाम है, भरत कबीला। आर्यों का कबीला का क्या नाम था, एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। अब भरत कबीला बहुत ही क्या नाम है, संघर्षशील था, ये बहुत ही ताकतवर था। अब क्या हुआ कि इन दोनों जब भिड़े तो भरत कबीला ने क्या किया, जीत हासिल कर ली, इनको धूल चटा दिया। किसको, 10 राज्य वाले, यानी कि 8-10 जो राजा मिलकर लड़ रहे थे, भरत कबीला के का किया, इनको सफा चट कर दिया। जब सफा चट कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ कि हम आपको बताएं थे, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक ठो जानवर बताए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक ठो क्या था, जानवर था जिसे एक श्रृंगीय जानवर कहते थे। उस असुरा ऐसा था कि सिंधु घाटी के लोगों को मुहरों पर क्या है कि एकदम उसी का जानवर था, शरीर तो एकदम बैल का था। शरीर किसका था, शरीर एकदम बैल का था, परंतु जो क्या सिंह जो गेंडानुमा था। अब गेंडा भी नहीं कर सकते, गेंडा की शरीर पूरा भारी भरकम होती है, और शरीर थी एकदम बैल की तरह, परंतु सिंह थी क्या एक, उसका नमो आज तक कोई नहीं जान पाया, इसलिए उसको कहते हैं एक श्रृंगीय जानवर
जानवर। उसी प्रकार जो इस समय थी वैदिक काल में, उस समय क्या था, सिंधु घाटी के समय क्या था, सिंधु घाटी के समय कृषि तो था ही, क्या था, कृषि तो था ही, साथ में इसके साथ व्यापार बहुत था। व्यापार अपने चरम सीमा पे था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या था, व्यापारी था। इसीलिए ना सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता थी एकदम, उनके क्या नाम, घरों के जो एकदम पिच थी वो क्या थी, एकदम 90 डिग्री थी। घरों से 90 डिग्री पर उनकी क्या रहती थी, सड़क रहती थी। और प्रत्येक सड़क के किनारे क्या था, एक तो हम बता चुके हैं, प्रत्येक सड़क के किनारे क्या था, गटर की व्यवस्था थी। एकदम शहरी सभ्यता थी। ये लोग कृषि के साथ साथ व्यापार में एकदम सुप्रसिद्ध थे। परंतु ये वैदिक काल में जो था, वैदिक काल में भी कृषि था। वैदिक काल में क्या था, कृषि था, परंतु इसके साथ में वैदिक काल में एक अंतर आया था, ये था पशुपालन। कृषि के साथ करते थे ये लोग, पशुपालन बहुत ज्यादा ही करते थे, अत्यधिक आवश्यकता से अधिक पशुपालन करते थे। और पशुपालन में भी एक विशेष जानवर था जिसका नाम है गाय। ई गैया ये निर्धारण करे कि के अमीर होई और के गरीब होई, के अमीर होई और के गरीब होई। अगर जेकरे पास ज्यादा गाय होई वो ज्यादा अमीर होई, और जेकरे पास कम गाय होई वो कम अमीर होई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। गाय ही निर्धारण करती थी क्या, कि अमीर और गरीब कौन होगा। अगर मान लो भाई दवी किसी की गाय खो जाती है, किसी की गाय क्या होती है, खो जाती है, तो जवन खोवल की गैया है एक पूरा का पूरा जिम्मेवारी वहां के राजा की होती थी, कि भाई साहब आप तो राजा हैं, परंतु अगर हमारी गाय खो गई है तो इसकी पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि आप ही खोज कर दिलाएंगे वो गाय, या हमें उसके बदले में दूसरी गाय देंगे। ठीक है, जब उनकी गैया खो जाती थी तो क्या करता था कि राजा खोज कर उसको देता था। इस क्रिया को ही कहते थे क्या, गोष्ठी। क्या कहते थे, गोष्ठी करते थे। अगर मान लो किसी की ए व्यक्ति ए है और ए बी है, ये क्या किया, दुश्मनी अपना निकालने के लिए इसकी गैया को मार दिया। कहा कि अगर एक अट्ठे गैया कम हो जाई तो हमसे नीचे आ जाए, यानी कि हमसे कहा गरीब हो जाई। अगर हेकरेगा ए वाले गैया के बी वाला मार देता तो इसको क्या करता था, राजा मृत्यु दंड देता था। कौन सा दंड देता था, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, कि अगर किसी के गाय को अगर कोई मार दिया या अपने ही गैया को मार देता था, उस समय का कानून था कि गायों को मारने पर तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलिए आगे समझते हैं। तो जो आर्य लोग आए थे, तो आर्य तो पता ही, हमने बता ही दिया कि कहाँ से आए थे। आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जब आर्य लोग आए थे तो सबसे पहले आर्य लोग यहाँ पर पंजाब में आए थे। कहाँ पर, पंजाब के सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ पर आए थे, सप्त सैंधव। अब देखिए सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। पंजाब में 5 नदियां हैं, पंजाब में 5 नदियां हैं। पंजाब का नाम काहे पड़ा, 5 नदियों, पंजाब शहर जो है 5 नदियों के किनारे है। अब 5 नदी तो हो गई कहाँ से, पंजाब से हो गई, पंजाब से 5 नदी प्लस अक्टो क्या है, सिंधु। क्या है, सिंधु। और दूसरी क्या है, घग्गर। क्या नाम है, घग्गर नदी। ये यानी कि 7 नदियों के समूह में आए थे, इसीलिए इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश में कहा जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से कहाँ आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। कहाँ आए थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे आर्य लोग, सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। वर्तमान में कहाँ है, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में ही पर है सप्त सैंधव प्रदेश। कहाँ है, पंजाब और हरियाणा के क्या है, करीब है, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, अब तो ये हो गया आपका क्या, आर्य कहाँ से आए थे, क्या हुआ इसके बारे में। अब आपको बता दें कि सिंधु घाटी का भी विकास कब हुआ था। सिंधु घाटी का अभी देखिए बता रहे हैं, सिंधु घाटी का तो 2500 BC ईसा पूर्व से लेकर के कहाँ तक आए थे, 1750 तक। यहीं पर इनका क्या हो गया कि विनाश हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश यहीं पर हो गया। क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर भीषण आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हो गया। इसके बाद जब वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक कौन है, ये वैदिक काल है। कौन काल है, वैदिक काल है। अब देखिए ये है 2500 से लेकर क्या 1750 है, 1500 से लेकर कितना 600 तक, यानी कि बीचवा का 250 साल कहाँ गया भैया,
कहाँ गए बीच में 250 साल? प्रश्न उठत है ना कि हेकर तहई है इतना से इतना, और दूसरी सभ्यता का विकास हुआ वैदिक सभ्यता, वैदिक क्या काल का जो 1500 से लेकर 600 यानी कि 1785 है, तो 250 साल गया कहाँ? तो इस तरह समझिए कि मान लीजिए जब कोरोना हमारे यहाँ आया तो क्या हुआ कि हम लोगों का विकास क्या है, रुक गया, एक परिवर्तन हो गया हम लोग के बीच में। इसी प्रकार जब यहाँ पर बाढ़ आई, भीषण आपदा आया, क्या हुए, शहर के शहर दब गए, शहर के शहर क्या हुए, दब गए, और क्या हुआ कि सभी लोग मर गए, कुछ लोग बचे भी रहे, और इनके बीच में भीषण आपदा आई तो क्या है, पुनः से एक विकसित विकास होकर क्या ना स्टैंड करना और दूसरी सभ्यता का विकास करने में टाइम तो लगता है। जैसे मान लो कोरोना आया था तो मई जून में कितना सब पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के लतियाते थे, याद है ना, सबको लतियाते थे। उसी प्रकार जब है एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें समय लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो आर्यों की मातृभाषा क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों ने भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने की क्या है, बेड़ा उठाई थी और सिखाए भी, उसमें ये लोग क्या हुए, सक्षम हुए। परंतु आर्यों का जो जीवन काल था, आर्यों की जो सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक इनकी थी, यानी कि पिता का ही, एक परिवार में सबसे वर्चस्व कौन होता था, पिता होता था, पिता ही मुखिया होता था। मातृसत्तात्मक इनकी सत्ता नहीं थी, यानी कि पिता को ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। घर में वरिष्ठ कौन होता था, वहाँ का बुढ़वा होता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समझते हैं हम लोग आर्यों के जीवन काल के विषय में कि इनका जीवन काल कैसा रहा, इनका समाज कैसा रहा, इनकी पंचायतें कैसी होती थी, किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर हम आर्यों के समाज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आर्यों की समाज की बात करते हैं, तो उस समय का समाज जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था उस समय का समाज। देखिए, सबसे पहले तो वे लोग गॉड को मानते थे, कहते थे जो कुछ भी है वो क्या है, भगवान है, भगवान ने ही हमें बनाया है और उसी ने बिगाड़ेगा। सब कुछ किसको मानते थे, भगवान को मानते थे। इसके बाद होता था एक, क्या नाम है, ब्राह्मण होता था, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही क्या है, ब्राह्मण ऐसा है जो ईश्वर के एकदम करीब रहता था, यानी कि क्या है, ब्रह्मा जी ने इसे अपने हाथों से रच रच के बनाया है, यानी कि फुर्सत से बनाया है तुझे। ठीक है, तो ब्राह्मणों को क्या है कि ऐसा बताया गया था, इनको श्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है, अब अगला आता है, क्या नाम है, क्षत्रिय। कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण का काम क्या था, शिक्षा देना काम था, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, और क्षत्रिय का क्या काम था, रक्षा करना, और तीसरा था वैश्य, तीसरा क्या था, वैश्य था, और चौथा होता था शूद्र। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना, यानी कि उस समय जो है क्या नाम है, जाति का निर्धारण किया गया था, यानी कि कर्म के आधार पर जिसका कर्म होगा वैसा वो क्या होगा, उसी जाति का होगा। जैसे देख लीजिए, किसी का काम है, किसी परिवार का एक बंदा है जो पढ़ लिख के क्या हुआ कि एकदम पूरा बढ़िया से एकदम बाकायदे शिक्षा दे रहा है, टीचर हो गया, तो उसको ब्राह्मण कह दिया जाएगा। और क्या नाम है, कोई पढ़ लिख कर क्या किया, एकदम क्या किया कि एकदम पढ़ लिख के आर्मी में चल गया, देश का सेवा करत है, पूरा रक्षा करत है, तो उका हो गया, क्षत्रिय हो गया, यानी कि सेवा करने वाला क्षत्रिय हो गया। और केहू का कैले कि आराम से पढ़ लिख ले, पूरा 1 नंबर का व्यापार करत है, चपुआ माल कमाता है, तो उका हो गया वैश्य हो गया, यानी कि व्यापारी को क्या किया गया, वैश्य। और जो सब कर सेवा करत है, जैसे घर का मान लो केहू पढ़ल लिखल ना, या पढ़ल लिखल नौकरी ना भई, और घरे जाके रोटी बेलत, तो सबके खिलावत है, मेहनत सबसे ज्यादा करत है, परंतु कहा कि ओकर मान्यता कम। शूद्र मतलब सेवा करने वाला, शूद्र मतलब क्या हो गया, सेवा करने वाला। ऐसा इनका समाज 4 भागों में बटा था, एक था क्षत्रिय,
दूसरा था क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने बताया था कि ये जो वैदिक काल था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में था। अब यहीं पर इनका भाग बट जाता है। क्या होता है कि जब बटता है तो पहले आए थे जब आर्य लोग, तो शुरू में ही क्या किए थे, भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने की बेड़ा अपनाए थे और सिखाए भी, और वेदों की रचना किए थे। सबसे पहला वेद था आपका ऋग्वेद। सबसे पहला कौन सा वेद बनाए थे, सबसे पहला ये लोग वेद बनाए थे ऋग्वेद। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सबसे पहला वेद बनाए थे कौन सा, ऋग्वेद बनाए थे, इसलिए इसको कहते हैं ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कहाँ था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कौन चला था, ऋग्वैदिक काल चला था। कौन चला था, ऋग्वैदिक काल चला था। इसके बाद आया क्या नाम, उत्तर वैदिक काल आया था। वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व चला। अब उत्तर वैदिक काल कैसे बना कि जब यहाँ पर इनका समाज होता था, एक ही परिवार में उनके कर्म के आधार पर लोगों की जाति तय की जाती थी, यानी कि एक ही परिवार में 4 जाति के लोग रहते थे। परंतु उस समय सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था। उसी परिवार का एक बंदा होता था जिसका, जो ब्राह्मण होता था, जो क्या नाम, शिक्षा काम करता था, शिक्षा देता था लोगों को, और उसको ज्यादा सम्मान मिलता था। तो सभी लोग का नाम, अब भैया के ना सम्मान पावे चाहता आजकल है, सभी चाहता कि हम सब जाने, हम तनी हमार नाम हो, पहचान बने अपन खुद का। तो इसीलिए तो उत्तर वैदिक काल क्यों बना, क्योंकि आते आते सभी लोग यही बनना चाहते थे। तो लोगों ने दिमाग लगाया और क्या किया कि ये जो जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर ना हो करके अभी ससुरा जन्म के आधार पर हो गया, यानी कि वंश के आधार पे हो गया। किसके आधार पे हो गया, वंश के आधार। सबसे बड़ी खच्चर वाली बात ही हुई, सबसे ज्यादा नुकसान ही किया। क्या, क्योंकि अगर अब से कह दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण का बेटा क्या होगा, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। अब भैया ये शूद्र है, इसका बेटवा जो हुआ वो कौन सी गलती किया भाई साहब, कौन सी गलती किया है। ये मान लो अगर शूद्र का बेटा है, ये 4 वेद का रचयिता हो गया, चतुर्वेदी हो गया, या 3 वेद का त्रिवेदी, 2 वेद का द्विवेदी, या 1 वेद का वेदी, 1 वेद का वेदी, कई वेदों का रचनाकार हो जाए, फिर भी इसको पंडित नहीं कहेंगे, इसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। सबसे बड़ी बात यही हो गई। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यही हो गई। इसीलिए उत्तर वैदिक काल की सबसे एक बड़ी हानि यही है, सबसे बड़ा एक काम है, क्या है कि इन्होंने क्या किया कि जाति का निर्धारण उसके कर्म के आधार पर, उसके बुद्धि दिमाग के आधार पर ना करके इसको क्या कर दिया, वंश के आधार पर। अगर ब्राह्मण का लड़का क्या है, पढ़ने में एकदम बकलोल है, उसको किसी वेद की जानकारी नहीं है, संस्कृत का अक्षर श्लोक नहीं आता है, फिर भी वो क्या होगा, ब्राह्मण होगा। और शूद्र का लड़का चाहे क्या नाम है, वैश्य का लड़का या क्षत्रिय का लड़का, कितना भी वेदों का जानकार क्यों ना हो जाए, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी या वेदी क्यों ना हो जाए, परंतु उसको लोग ब्राह्मण नहीं कहेंगे। यही हो गया इसका अंतर। अब इस काल का क्या था, वैदिक काल का यही था समाज। समाज 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। क्या था, एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों हमने बता दिया। अब वीडियो लंबा हो चुका है, इसीलिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।